हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। वो है सेल साइकिल, जिसको कि हम कहते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या है, उसको समझने के पहले एक चीज़ को समझिए कि जैसे होता है मेरा जीवन चक्र, किसी भी प्राणी का जीवन चक्र। जीवन चक्र कहने का मतलब हुआ कि उसके जीवन के जो समय है उसको हम अलग अलग फेजेज में बांट दें तो वो सारे फेजेज उसके लाइफ साइकिल का चक्र के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम एक मनुष्य का जीवन चक्र को बांटना चाहें तो उसका बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, यौवन अवस्था होगा, वृद्धावस्था होगा। तो इस तरह से उसका पूरा एक क्या होता है, जीवन का अलग अलग स्टेज होते हैं और वो अंत में क्या होता है, अपना जीवन को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन सेल में क्या होता है, सेल जो होता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारे कोशिकाएं कहीं ना कहीं वो विभाजन करते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो विभाजित नहीं होते। जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारे न्यूरॉन के जो सेल्स होते हैं वो विभाजित नहीं करते हैं, अर्थात जो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। वो जन्म के समय जितनी कोशिकाएं एक बार जन्म लेती है वह कोशिकाओं में लंबाई चौड़ाई उसका बढ़ते हैं, आयतन उसका बढ़ते हैं, परंतु उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। लेकिन क्या हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं जो बार बार विभाजित करते रहते हैं? तो हम समझते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि बार बार विभाजित होते रहती हैं। तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं जो बार बार विभाजित होते रहते हैं उसी को हम कहते हैं लेवाइल सेल। तो जो लेवाइल सेल होते हैं वो हमारे शरीर में बार बार विभाजन की क्रिया करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। वो हमेशा क्या होता है, विभाजित होकर नए नए कोशिकाओं को जन्म देते हैं। और ये जो नए कोशिकाएं हैं जिसको पुत्री कोशिका कहते हैं या डॉटर सेल कहते हैं, ये डॉटर सेल फिर क्या होंगे, वयस्क हो जाएंगे और वयस्क होने के बाद फिर वो क्या करेंगे, वो विभाजित करेंगे और विभाजित करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं को जन्म देंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो कोशिका का जीवन चक्र में क्या होते हैं, कोशिका के जीवन चक्र में एक पुत्री कोशिका या डॉटर सेल्स अपने शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन्स तथा आरएनए का संश्लेषण करते हैं और संश्लेषण करने के बाद वो वयस्क हो जाते हैं। वयस्क हो जाने के बाद वो पुनः नई कोशिकाओं को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। फिर यही कोशिकाएं बड़े होकर नए नए कोशिकाओं को जन्म देते हैं। तो इस तरह से इसका भी एक क्या होता है, जीवन काल होता है। तो हम कोशिका चक्र इसी को कहेंगे कि एक डॉटर सेल वयस्क होकर पुनः एक डॉटर सेल का निर्माण करता है। ये जो चक्रीय प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं कोशिका चक्र, उसी को कहते हैं सेल साइकिल। क्लियर? अब ये देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजित करते रहते हैं और कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो रेस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, वो रेस्ट करने लग जाते हैं और रेस्ट करने में उसको जब कोई उत्प्रेरक उसे मिलते हैं, जब कोई स्टिमुलेशन उसमें होता है, तब जा कर के फिर से वो विभाजन करने लग जाते हैं। और कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो कि G0 अवस्था में चले जाते हैं, उसके बाद फिर विभाजन करते ही नहीं हैं। जैसा कि हम बताएं कि नर्वस सिस्टम की जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजन की क्रिया में भाग नहीं लेती है। तो जो पहला प्रकार की कोशिका है जिसको कि हम लेवाइल सेल कहते हैं, वो कोशिकाएं क्या है, वो हमारे आहार नाल की कोशिकाएं। ठीक है, ये आहार नाल की जो कोशिकाएं होते हैं ये कोशिकाएं लगातार विभाजित करते रहते हैं। हमारे स्किन सेल्स मतलब जो हमारे त्वचा के जो कोशिकाएं होती है
वो भी लगातार विभाजित करते रहते हैं। तो इन कोशिकाओं को हम लियाबल सेल्स कहते हैं। इस तरह से एक तरह की जो कोशिकाएं हैं उसको हम लेबाइल सेल कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीआईटी की कोशिकाएं आते हैं। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी ये आहार नाल की कोशिकाएं हैं। आहार नाल की कोशिकाएं। ठीक है। दूसरा होता है त्वचा, जिसको कि हम स्किन कहते हैं। त्वचा की कोशिका। तो ये सारे जो होते हैं ये हमेशा विभाजित होते रहते हैं। इसको लायबल सेल कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो कोशिका होती है वो उसको अस्टेबल सेल बोलते हैं। ये जो अस्टेबल सेल्स होते हैं ये एक बार विभाजन करते हैं और करने के बाद ये G0 अवस्था में चले जाते हैं। उसको अस्टेबल सेल कहते हैं। अस्टेबल सेल। ये जो कोशिकाएं होते हैं ये दरअसल लीवर की कोशिकाएं होती हैं। लीवर की कोशिकाएं होती है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं होती है। ठीक है। लीवर यानी जिसको कि हम कहते हैं यकृत, यकृत की कोशिकाएं होती है। पैंक्रियाज जिसको कि अग्नाशय कहते हैं, अग्न्याशय। तो अग्नाशय की कोशिकाएं होती है। ये सारे क्या होते हैं? अस्टेबल कोशिका होते हैं। मतलब ये जरूरत पड़ने पर ये विभाजन करते हैं। मतलब इसमें अस्टुमुलेशन अगर होता है तो ये विभाजन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ये रेस्ट अवस्था में रहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो कोशिकाएं होती है जिसको कि हम परमानेंट सेल कहते हैं। परमानेंट सेल। तो ये परमानेंट सेल होते हैं, ये सेल एक बार विभाजन होने के बाद वो रेस्ट में चले जाते हैं। यानी ये जो होता है ये जन्म से ही ये विभाजन नहीं करते हैं। ये आता है न्यूरोनल सेल। न्यूरोनल सेल आते हैं और कुछ स्केलेटल मसल्स आते हैं। स्केलेटल मसल्स। ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं मतलब जो हमारे बोन के ऊपर जो सेल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। ये इसमें जो होता है परमानेंट सेल इसको कहते हैं। ठीक है। तो अब ये हम देखेंगे कि जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल की कितनी अवस्थाएं होती है। तो सेल साइकिल की दो अवस्थाएं होती है। सेल साइकिल की दो अवस्थाएं होती है। ये क्या क्या होती है जिसमें कि ये सेल साइकिल कंप्लीट होते हैं? एक पहला अवस्था है जिसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जिसको विश्रामावस्था कहते हैं। विश्रामावस्था। ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं विभाजन अवस्था, जिसको कहते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। डिवीजन फेज को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। माइटोटिक फेज। ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि इंटरफेज क्या है और डिवीजन फेज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था। ये जो सेल साइकिल की धारणा है ये दो वैज्ञानिक मिलकर 1953 ईस्वी में किया। ठीक है। ये दो वैज्ञानिक का नाम क्रमशः एक है पेले,
और दूसरा है होवार्ड। दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है होवार्ड। तो ये जो वैज्ञानिक ये सेल साइकिल की धारणा को दिया। अब जो विश्रामावस्था होते हैं इसके कई उप अवस्थाएं होती है। अब ये जान लीजिए कि जो विश्रामावस्था इंटरफेज जो होते हैं इसके उप अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो इंटरफेज जो होते हैं, इंटरफेज इसका पहला फेज होता है। किसी भी सेल का विभाजन का पहला फेज होता है इंटरफेज, ठीक है, जिसमें वो विश्राम करता है या रेस्ट करता है, विश्राम अवस्था। लेकिन रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो आराम ही करने लग जाता है। ये विभाजन के लिए, मतलब माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाने के लिए ये अपने शरीर के अंदर कुछ आरएनए, प्रोटीन और डीएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है। इसलिए करता है क्योंकि अगला जो सेल डिवीजन होने वाला है, अगला जो सेल 1 से 2 संख्या बनने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी पोषक तत्व, खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। तो इनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए उसको इंटरफेज से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये जो इंटरफेज है उसमें आपको ये देखना होगा कि ये भी 3 अवस्थाओं में बटे हुए होते हैं। एक है G1, दूसरा है S फेज, G1 फेज, और दूसरा है S फेज, और तीसरा है G2 फेज, और चौथा है G0 फेज। लेकिन G0 फेज में जो जाएगा वो फिर विभाजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि ये जो 3 फेज है, जो अगर कोशिका विभाजन कर रहा होता है तो इस फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, इस फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, इस फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, परंतु इस फेज में नहीं जाना होगा इसको, क्योंकि इस फेज में जो कोशिकाएं चले जाते हैं वो विभाजन नहीं करते हैं, या फिर उसको विभाजन करने के लिए किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा लीवर क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं विभाजन करती है, परंतु वो हमेशा G0 अवस्था में ही रहते हैं। परंतु जब उसका क्षय होने लगता है, उसका डैमेज होने लगता है, तो फिर से वो बनाने के लिए उसको फिर जो है G0 से निकल करके फिर वो जो है माइटोटिक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो माइटोटिक अवस्था में प्रवेश करने के पहले ये सारे फेज से होकर हमारे सेल को गुजरना पड़ता है, ठीक है। G1 फेज को हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि देखिए अगर डिवीजन हो गया, सेल अगर 2 भागों में बट गया, तो 2 भागों में बटने के बाद वो शुरुआती जो होता है वो माइटोसिस खत्म होने के बाद G1 फेज में जाता है। मतलब माइटोसिस खत्म हो गया, एक सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये एक सेल है, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ये मान लिया जाए कि ये पेरेंट सेल है, ठीक है। अब ये पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल को निर्माण करेगा। ये 2 डॉटर सेल बन गया, डॉटर सेल बन गया। तो ये जो 2 डॉटर सेल बना, तो ये फिर इसको चूंकि हम लोग एक बार माइटोसिस करने के बाद ये डॉटर सेल बना, तो अब जो इसमें परिवर्तन होगा तो सबसे पहला आपका G1 फेज होगा। तो इसलिए कहते हैं इसको पोस्ट माइटोटिक फेज। इसका दूसरा नाम क्या है? पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है। और ये जो 2 नंबर का है इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, इसको सिंथेटिक फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। और G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि देखिए G2 जब खत्म होगा तो वो माइटोसिस अवस्था में घुसने वाला है।
तो माइटोटिक अवस्था में घुसने वाला है, इसका मतलब इसको हम माइटोटिक के ठीक पहले के अवस्था को कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। तो याद रखेंगे, G1 फेज को कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, S फेज को कहते हैं सिंथेटिक फेज, और G2 फेज को कहते हैं प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। और G0 फेज जो होता है, ये चूंकि निष्क्रिय अवस्था में जब सेल चले जाते हैं तो उसको G0 फेज कहते हैं। तो ये इस अवस्था में जाने के बाद सेल डिवीजन नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है कि 3 ही फेज होता है, जो कि अगर एक लियाबल सेल है तो वो ये 3 अवस्था से होकर बार बार गुजरता है और नए सेल को जन्म देता है। उसके बाद आता है 2 नंबर में माइटोटिक फेज। अब ये जो माइटोटिक फेज है, माइटोटिक फेज, इसमें क्या होता है, इसमें 4 अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक है प्रोफेज, पहला है प्रोफेज, ठीक है, दूसरा है मेटाफेज, और तीसरा है एनाफेज, और चौथा है टेलोफेज। ठीक है, इस तरह से सेल साइकिल अगर हम लोग देखें तो ये इंटरफेज का जो टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 95% जो टाइम दिया जाता है वो आपका इंटरफेज में आता है, इंटरफेज में। और ये जो 5% का टाइम होता है ये इसका माइटोटिक फेज में आता है, एम फेज में दिया जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि मनुष्य का जो सेल होता है वो सेल लगभग 24 घंटा में, 24 आवर्स में एक सेल जो पुत्री कोशिका है, डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल 2 कोशिकाओं को जन्म दे देता है। मतलब डॉटर सेल वयस्क होकर के ये 2 कोशिकाओं को जन्म दे देता है। अगर ये माइटोसिस सेल डिवीजन करता है तो एक पुत्री कोशिका से क्या होता है, तो 2 वयस्क होने के बाद फिर ये 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म दे देगा। ठीक है, और अगर मियोसिस होता है तो ये एक जो मदर सेल होते हैं, ये इस मदर सेल से, ये मदर सेल होते हैं या पेरेंट सेल होते हैं, तो ये जो एम सेल है, मदर सेल है, इससे 4 पुत्री कोशिकाएं जन्म लेती है। लेकिन ये किस तरह के सेल डिवीजन में होता है, ये मियोसिस में होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और ये होता है माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक पुत्री को, एक मदर सेल्स जो होते हैं, ये मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं ये दोनों मातृ कोशिका के ही समान आकार प्रकार के होते हैं। लेकिन मियोसिस जो होते हैं इसमें 4 कोशिकाओं को जन्म देते हैं। इसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या 2 है तो डॉटर सेल जो बनेंगे ये 4 बनेंगे, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो इसमें मात्र 5% टाइम इसमें लगता है। अगर हम 24 घंटा मान लें तो लगभग 23 घंटा जो है, इसको 23 आवर्स में इंटरफेज कंप्लीट होगा, और मात्र 1 आवर्स में ये सारी घटनाएं घटित होती है, जिसमें कि माइटोटिक फेज के अंतर्गत आता है, जिसमें कि प्रोफेज घटित होगा, मेटाफेज घटित होगा, एनाफेज घटित होगा, और टेलोफेज घटित होगा। तो ये जो 4 अवस्थाएं होते हैं, इन चारों अवस्थाओं को घटने में मात्र 1 घंटा का टाइम लगता है।
परंतु इंटरफेज करने में इसको 23 घंटा टाइम लग जाता है। तो सोच सकते हैं कि 95% जो टाइम है इसका वो इंटरफेज में ही लग जाता है, जिसमें कि पोस्ट माइटोटिक फेज जिसको जीवन फेज कहते हैं, इसमें क्या होता है, दरअसल आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है ताकि अगला जो स्टेज आने वाला है जिसको कि एस फेज कहते हैं, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन कर सके। और एस फेज का जो कंडीशन होता है उस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, अर्थात डीएनए जो होता है वो रिप्लिकेट करते हैं, और रिप्लिकेट करने का मतलब वो 2 भागों में बंट जाते हैं और उसका संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब एक डीएनए से एक दूसरा कॉपी जो डीएनए का है वो तैयार हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं एस फेज कहते हैं। उसके बाद आता है G2 फेज, जिसको कि प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ये ठीक माइटोसिस आने के ठीक पहले का फेज है, जिसको कि G2 फेज कहते हैं। और इस फेज में भी कुछ प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है ताकि वो अगला जो माइटोटिक्स फेज में पहुंचेगा उसमें जाकर के वो क्या करेगा, वो अपना एनर्जी को लगाएगा, जिसमें कि प्रोफेज घटित होगा, मेटाफेज घटित होगा, एनाफेज घटित होगा और टेलोफेज घटित होगा। टेलोफेज खत्म होने के बाद क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो 2 भागों में बंट जाता है। तो आखिर माइटोटिक फेज क्या है? माइटोटिक फेज एक तरह का, ये जो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, मतलब केंद्रक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है यही जेनेटिक मटेरियल 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल का 2 भागों में बंटने की प्रक्रिया ही माइटोटिक फेज कहलाता है। अब ये जब जेनेटिक मटेरियल 2 भागों में बंट जाता है तो इसको हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आता है, अर्थात माइटोटिक फेज भी 2 भागों में बंटा गया। एक है कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो 2 भागों में बंट जाता है, यानी एक जो पेरेंट्स का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस 2 भागों में बंट जाते हैं और 2 डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण करता है। और ये जो 2 डॉटर न्यूक्लियस सब बन जाते हैं, उसके बाद इसके जो सेल होते हैं वो सेल 2 भागों में बंट जाते हैं, और सेल 2 भागों में बंटते हैं तो उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे ये आपका सेल है, सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है ये पहले 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, अब ये जब 2 भागों में बंट जाएगा, ये जब 2 भागों में बंट जाएगा, जैसे ये हुआ और ये हुआ, ये 2 भागों में बंट गया। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, ये 2 भागों में बंट गया। ठीक है, अब ये 2 भागों में बंटने के बाद इसका फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, 2 भागों में बंटता है। तो जो साइटोप्लाज्म 2 भागों में बंटता है तो इस तरह से इसका जो अगर एनिमल सेल है तो इसमें एक ग्रूव का फॉर्मेशन होगा, और ये ग्रूव का फॉर्मेशन होने के बाद अब ये क्या होगा कि 2 सेल का निर्माण कर लेगा। ये ग्रूव और भी धंस जाता है और एक दूसरे से सट जाता है। सट जाने के बाद ये अब क्या होगा, अगला स्टेज में 2 सेल बन जाएगा, और दोनों के अंदर क्या होगा, एक डॉटर न्यूक्लियस भी आ जाएगा। तो इस तरह से फिर अब ये दोनों जब वयस्क हो जाएंगे, ये दोनों सेल जब डॉटर सेल जब वयस्क हो जाएंगे तो फिर से वो क्या करेंगे, अपना नया जो है फिर रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, अर्थात नया सेल को जन्म दे देंगे। इस तरह से हम लोग सेल साइकिल के बारे में आज पूरा नॉलेज क्रिएट किए। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, क्या समझ गए, इसमें हम लोग समझ गए कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो सबसे पहले अपने शरीर के अंदर कुछ पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण करने के बाद वो वयस्क हो जाते हैं। वयस्क होने के बाद फिर 2 भागों में बंट जाते हैं, और 2 भागों में बंटकर फिर वो पुत्री कोशिकाओं को जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये अपना स्टेज को क्या करता है,
पूरा कर लेता है और इस तरह से एक साइकिल के रूप में ये चलता है और इस साइकिल के रूप में जो चलने की प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आप सेल साइकिल के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हासिल कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।